स्टेप 09। ठीक है, इसके स्टेप 09 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें। ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स देते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स देकर उस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है पैरामीटर्स, जो उसके स्टार्टिंग जो वैल्यूज़ हमने उसको देनी है या नहीं देनी। तो हमारे पास टोटल 4 तरह के पैरामीटर्स हम किसी भी फंक्शंस को दे सकते हैं। सबसे पहला होगा रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम फंक्शंस पर आ जाए तो यहाँ देखें, इस फंक्शन वाले में तो इसने सिंपल बताया कि नेम्ड फंक्शन। इसके अंदर हमने अपने फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ये स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपको दो वैल्यूज़ देनी है और दोनों वैल्यूज़ नंबर में होंगी। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने और उनका टाइप नंबर डिफाइन किया हुआ है, तो आपने वो वैल्यूज़ नंबर में ही देनी है और वो रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाकर यहाँ नंबर लिख दिया, कॉलन लगाया, नंबर लिख दिया। तो इसका मकसद ये है कि ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी नंबर में ही होगी। अब यहाँ देखें, अगर मैं ऐड के फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, अब देखें जैसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई तो इन्होंने बोला कि भाई एक पैरामीटर दो, मैंने दे दिया, बोला नंबर चाहिए, दो दे दिया। फिर जैसे मैंने कॉमा लगाई, इसने बोला नहीं भाई दूसरा पैरामीटर भी दो। अगर मैं दूसरा पैरामीटर नहीं दे रहा तो जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। और इसके बाद यहाँ पर आपने दो ही देने लाजमी, दो दे देंगे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स दे देंगे तो यहाँ पर अब ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। ये 2 और 4 2x की जगह चला जाएगा, y की जगह 4 जाएंगे और 2 + 4 6 को ये रिटर्न कर देगा नंबर के फॉर्म में। इसके बाद ये नेम्ड फंक्शन, ये जो सबसे पुराना मेथड था फंक्शन लिखने का वो है। उसके बाद आया एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन का नाम नहीं होता कोई भी। यहाँ पर आप देख लें तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपका, इसके आगे यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ क्या था, फंक्शन उसके बाद उसका नाम था। इसका कोई नाम नहीं होता। इस फंक्शन को हम स्टोर करा देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, किसी भी फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन। जी, तो एनोनिमस फंक्शन में क्या होगा कि आप उस फंक्शन को खुद का कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन उस फंक्शन को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक है, फंक्शन सेम ही है, जिस तरह हमने ऊपर लिखा है ये नेम्ड फंक्शन है, इसका नाम होता है। और ये एनोनिमस फंक्शन जो होता है इसका नाम नहीं होता, लेकिन उसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, ये भी एनोनिमस फंक्शन है विथ एक्सप्लिसिट टाइप। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप नंबर दिया और यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसी की टाइप के अंदर हमने बता दिया कि भाई ये जो वेरिएबल है ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक एक्स एक वाई, और रिटर्न करेगा नंबर। उसके बाद हमने फंक्शन लिखा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वेरिएबल का नाम लिखा, फिर इक्वल टू देकर फंक्शन लिखा। उस फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया कि ये कौन से पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके साथ ही बता दिया कि भाई ये दो पैरामीटर्स लेगा और रिटर्न नंबर करेगा, और इक्वल टू लगा के उसके बाद हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप। पहले से आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कौन से पैरामीटर लेगा, किस टाइप के, और रिटर्न कौन से टाइप के पैरामीटर लेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर एक्सप्लिसिट टाइप दे देते हैं पहले से, तो यहाँ पर इनके नामों का कोई भी इशू नहीं आएगा आपके पास। अब जैसे मैंने my83 का एक वेरिएबल बना दिया और इसमें मैंने बता दिया कि भाई ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक बेस वैल्यू होगी, एक इंक्रीमेंट, और दोनों की टाइप नंबर होगी और रिटर्न भी नंबर करेगा। लेकिन जब मैंने इसी वेरिएबल में से फंक्शन बनाया तो फंक्शन के अंदर मैंने बेस वैल्यू को x कर दिया और इंक्रीमेंट को y कर दिया। तो ये जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे my83 को और इसके अंदर दो वैल्यूज़, तो ये जब मांगेगा तो ये वैल्यूज़ इस वेरिएबल की मांगेगा। लेकिन जैसे हम इसको वैल्यूज़ देंगे दो, तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को ये इस फंक्शन के पास भेज देगा और ये फंक्शन उनको क्या करेगा, अपने x और y में स्टोर करा देगा और उसके बाद उसको रिटर्न करा देगा, x + y करके उसको रिटर्न करा देगा। तो अगर आप वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ लिखते हैं और फंक्शन के साथ जो वैल्यूज़ लिखते हैं, पैरामीटर्स के अलग अलग नाम होंगे तो उससे कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद और नीचे हम आ जाते हैं, इसको लैम्डा फंक्शंस कहा जाता है। इसके अंदर सिंपल वेरिएबल का नाम है, इसमें फंक्शन का कीवर्ड ही नहीं लगा रहे हम। हमने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल्स टू देकर, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो दे दिए और ये फैट एरो लगाकर, और उसके बाद a + b दे दिया। अच्छा, ये जो फैट एरो है
यही फंक्शन है इसका। यहाँ पर अगर आप माउस लेकर जाते तो ये ऊपर बता रहा है कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं और रिटर्न भी ये नंबर करेगा। इसको लैम्ब्डा फंक्शन कहा जाता है। इसके अंदर क्या किया हमने एक टाइप फंक्शन की एक टाइप जनरेट कर दी खुद से ग्रीट फंक्शन के नाम से, और हमने बोला कि इस टाइप के अंदर एक ही पैरामीटर होगा स्ट्रिंग और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो अब दूसरा हमने फंक्शन बनाया ग्रीटर, उसके पैरामीटर के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके अंदर आप ये fn लिखा हुआ है, इससे समझने के लिए लिखा हुआ है कि भाई ये कोई फंक्शन होगा। अगर मैं इसको a लिख दूं तो भी इशू नहीं है। इसे समझने के लिए कि भाई ये जो फंक्शन है हमारा, ये अपने आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करेगा, तभी हमने इसका नाम fn रख दिया। और इसके अंदर जो फंक्शन हमने कॉल किया वो ऊपर हमने टाइप बनाई हुई थी कि भाई ये फंक्शन होगा, और ये फंक्शन जो होगा ग्रीट फंक्शन, ये अपने पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शंस के 3 से 4 हमने चीज़ें पढ़ी। यहाँ तक हमने कर लिया 9A तक। अब हमारे पास आ जाते हैं ये वाले ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब मैंने आपको बताया, जो हमने स्लाइड में देखा था, ये पहला हमने देख दिया रिक्वायर्ड कि अगर आप 2 पैरामीटर पास करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तो आप जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोनों पैरामीटर्स देना लाजिम है आपके पास, ये रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल पैरामीटर कैसे पास करते हैं हम? आपने जिस भी पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना है उसके साथ आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो अब उस फंक्शन के अंदर आप एक वैल्यू पास करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, दोनों पास करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हमने एक फंक्शन बना दिया बिल्ड नेम का। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन लास्ट नेम के साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो लास्ट नेम के साथ क्वेश्चन मार्क के मीन्स लास्ट नेम ऑप्शनल पैरामीटर है। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि जब भी आप ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, इस स्ट्रिंग के साथ यूनियन कर देता है अनडिफाइन को। यहाँ देखें, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि इसको मुझे यूनियन करना है अनडिफाइंड के साथ। तो अगर कोई देता है तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, अगर कोई भी वैल्यू कोई पास नहीं करता तो ये उसको अनडिफाइंड रिटर्न कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन मार्क लगा दें या फिर आप इसको यहाँ पर यूनियन कर दें अनडिफाइंड के साथ, ये दोनों बातें सेम है। तो ऑप्शनल बनाने के लिए 2 मेथड है, यहाँ तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें तो भी ऑप्शनल बन जाएगा, या फिर आप इसके साथ अनडिफाइंड लिख दें, यूनियन कर दें अनडिफाइंड का, तो भी ये सेम बिहेवियर होगा दोनों का। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है उसके अंदर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब जब भी कोई बिल्ड नेम को कॉल करेगा, अब यहाँ पे देखें मैंने इस बिल्ड नेम फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कराया रिजल्ट में, और मैंने इसके अंदर एक ही पैरामीटर पास किया, जबकि यहाँ पर ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन मैंने एक पैरामीटर पास किया तो दूसरा क्या था, ऑप्शनल था, तो ओके, यहाँ पर कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वेरिएबल रिजल्ट 3 के अंदर देखें मैंने 2 पास किए तो भी ये बोलेगा ओके, क्योंकि दूसरा इसके अंदर ऑप्शन मौजूद था, लेकिन ऑप्शनल था तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सेस में कर दूँ, मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा ठीक है पहला किया ओके, 2 कर दिए, दूसरा ऑप्शनल था ठीक है, तीसरा है ही नहीं मेरे पास, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा कि 1 या 2। यहाँ पर देखिए 1-2 आर्ग्यूमेंट, ये एक्सपेक्ट कर रहा था 1 या 2, लेकिन यहाँ पर इसको 3 मिल रहे हैं, तो ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर। अब वही काम हमने कि वही फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, लास्ट नेम ऑप्शनल है, तो अब इसको बिल्ड नेम 1 को भी आप कॉल करोगे तो एक आपको देना है आर्ग्यूमेंट, दूसरा दे ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। ऑप्शनल पैरामीटर में ये फ़ायदा होता है कि आप यूटिलाइज़ करें या ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर्स का था। उसके बाद है आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर क्या होता है आपके पास, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू हमने जो थी एज इट इज़ बता दी कि भाई मुझे स्ट्रिंग चाहिए। जो सेकंड वैल्यू है उसको इज इक्वल्स टू करके मैंने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देनी है। फंक्शन बनाते वक्त ही मैंने उसको कोई ना कोई पैरामीटर को वैल्यू दे दी, तो ये भी ऑप्शनल ही कहलाता है। ऑप्शनल इस सेंस में होता है कि अगर कोई हमें एक वैल्यू देता है तो ओके है, यहाँ पर हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि वो रिटर्न क्या करेगा, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, अब यहाँ देखें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है स्ट्रिंग, और लास्ट नेम के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, खान।
तो इसको अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं बिल्ड नेम 1 को, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं इसको बिल्ड नेम 1 इसको मैं कॉल करूँगा, तो फर्स्ट नेम ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट नेम जो है आपने स्ट्रिंग में देना है, तो मैंने वैल्यू 1 दे दी और फर्स्ट एक वैल्यू देकर मैं छोड़ दूँगा तो भी ये कुछ नहीं करेगा। जबकि इसके अंदर जो दूसरा था वो हमारे पास ऑप्शनल था और जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया तो उसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू खान दे दी। अब मैं इसको अगर कंसोल कराऊँगा, मैंने वैल्यू एक ही दी हुई है इसको, लेकिन मैं इसको कंसोल कराता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अगर कंसोल कराऊँगा तो ये इसको मैं बंद कर दूँ। अब जैसे मैं इसको रन कराऊँगा तो ये देखें वैल्यू 1 जो मैंने इसको दी थी वो रिटर्न कर दी इसने और वैल्यू 2 की जगह पर इसने खान रिटर्न कर दिया। क्यों खान रिटर्न किया? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू खान दे दी थी, तो यहाँ पर ये इसको वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही होगा कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं तो वही वैल्यू वो उठा लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई वैल्यू अपनी तरफ से देते हैं तो ये ओवरराइड कर जाएगी उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। अब वहाँ पर खान नहीं आएगा, वहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। तो डिफ़ॉल्ट में और ऑप्शनल में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। ऑप्शनल में ये होता है कि आपने नहीं देनी और डिफ़ॉल्ट के अंदर उसकी वैल्यू पहले से असाइन होती है, तो वहाँ से वो उठा लेता है। लेकिन अगर आप 2 दे देते हैं वैल्यूज़ तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये उस वैल्यू को ओवरराइड करके आपकी दी हुई वैल्यू को एक्सेस कर लेगी। ठीक है यहाँ तक। अब हम चलते हैं स्टेप 9D। अब हमारे पास है स्टेप 9D, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की तरफ हम आगे थे। अब हमारे पास है रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है कि हमने पहली वैल्यू तो हमने बोल दिया कि भाई स्ट्रिंग हमें चाहिए। अब दूसरी वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज़ मिल सकती हैं हमें यूज़र का पता नहीं है। हमने बहुत सारा उसको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पुट कर सकता है एक फ़ंक्शन के अंदर। तो उसके लिए कि हमें जब पता ही ना हो कि 2 वैल्यू मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी और हमें फ़ंक्शन को भी एग्ज़ीक्यूट करवाना है, तो उसको हम रेस्ट पैरामीटर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल डॉट देकर सेकंड वैल्यू को हमने एक्सेस किया और हमने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग ऑफ एरे होगा स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से अब हमने एक बिल्ड नेम का फंक्शन बना दिया और उसके अंदर हमने बोला कि फर्स्ट नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा और फिर 3 डॉट लगाकर रेस्ट ऑफ नेम। तो इसके अंदर हमने क्या बोल दिया कि एरे ऑफ स्ट्रिंग मीन्स कितनी भी वैल्यूज़ वो स्ट्रिंग में डालेगा तो ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा और ये रिटर्न कर देगा फर्स्ट नेम को ज्वाइन कर देगा रेस्ट ऑफ द नेम के साथ। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया वेरिएबल एम्प्लॉय नेम बना दिया और बिल्ड नेम के अंदर ये सारे नाम डाल दिया। अब देखिए कितनी वैल्यूज़ हमने पास की 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हमने पास कर ली इसके अंदर। तो इसका भी रिजल्ट हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें ये सारी वैल्यूज़ रिटर्न कर दी जो भी उस फंक्शन के अंदर हमने दी थी और उसने इसको स्पेस दे दिया और डॉट ज्वाइन का मेथड हमने लगाया है और इसमें हमने बता दिया कि इन सबको स्पेस दे दो। अगर इस स्पेस को ख़त्म कर दूंगा मैं, अब मैं इसको कॉल करूँगा तो जो बीच में स्पेस आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये पहले स्पेस आ रहा था हमारे पास और अब स्पेस नहीं आ रहा, सारे नाम एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले नाम में स्पेस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है इन्होंने, तभी ये जोसेफ के साथ स्पेस आ रहा है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ नेम के बीच में सारे मिले हुए थे उसको हमने इस स्पेस के साथ सेपरेट किया हुआ था। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ आप जितने भी पैरामीटर्स पास करना चाहें किसी फंक्शन के अंदर तो उसके लिए आपको रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी इन्होंने यही किया हुआ है कि बिल्ड नेम फन फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में ले लिया और सेकंड को रेस्ट स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रिंग कॉल कर दी और इसका आउटपुट भी इसने बता दिया कि वो स्ट्रिंग में होगा। अब इसके अंदर भी आप जितने भी चाहें वो आप दे सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि रेस्ट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्ट स्ट्रिंग और अगर मुझे यहाँ पर रेस्ट के अंदर नंबर्स भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं ये चाहता हूँ कि भाई यूज़र चाहे तो स्ट्रिंग डाल दे चाहे तो नंबर्स डाले, लेकिन वो सारे पैरामीटर्स आ जाने चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है और उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया हमने बोला कि एरिया ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर नंबर भी दूँ अगर तो भी ये उसको एक्सेप्ट कर ले। एम्प्लॉय नेम में यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं तो ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है रेस्ट पैरामीटर में।
वैसे इसको करना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है और यहाँ पर हमने 2 पास करा दिया। आप इसको चला के देखते हैं, इसने एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर एरर आ गया कि ये जो 2 आपने डाल दिया बीच में, ये नहीं आ सकता। नंबर इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग ही चाह रहा था, लेकिन आपने नंबर डाल दिया तो यहाँ पर ये इशू क्रिएट हो गया। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है हमने, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दें और इसके साथ यूनियन कर दें आप नंबर को। हाँ ठीक है, तो हम मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ रखनी है, तो आपने इसको यूनियन बना के इसके अंदर भेजना पड़ेगा, तो फिर ये एरर थ्रो नहीं करेगा। आप देखिए यहाँ पर 2 आ गया आपका, ठीक है, जबकि इससे पहले ये एरर थ्रो कर रहा था। तो अगर रेस्ट पैरामीटर के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ चाहते हैं, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी टाइप्स की वैल्यू चाहिए आपको, आप डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं एरर थ्रो करेगा। और अगर इसको आप और भी सही से बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइप के कीवर्ड से कोई भी वैल्यू बना दें, रेस्ट टाइप बना दें आप, और उसको इजिकल्स टू कर दें स्ट्रिंग और नंबर, और आप बूलियन कर दें, ठीक है, कुछ भी कर दें। और यहाँ पर आप इसको इस टाइप को यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहीं पर भी नहीं करेगा। अब एरे के अंदर आप ये 3 से 4 वैल्यूज़ ईजिली डाल सकते हैं और जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर का हमारे पास इतना सा फंक्शन होता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही टाइम पर उसके अंदर इनपुट करा सकते। उसके बाद हमारे पास है 9e के साथ क्या है, कॉल बैक फंक्शन। इसमें और कुछ नहीं है। इसके अंदर आप यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि सबसे एंड में जो है हमारे पास यहाँ कॉलिंग फंक्शन है, और इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर हमने इसको कॉल किया है। इसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग डाली है और एक फंक्शन पास किया है। कॉलिंग फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया हमने और एक फंक्शन पास कर दिया। अभी कॉलिंग फंक्शन को हम देखेंगे तो कॉलिंग फंक्शन ये रहा। इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से चाहिए, एक इनिशियल वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग में, और एक ये कह रहा है कि कॉल बैक फंक्शन चाहिए जिसका भी इनपुट स्ट्रिंग होगा और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अब जैसे ही ये 2 वैल्यूज़ मैंने इसको दी, तो ये माई टेक्स्ट चला गया इस स्ट्रिंग के अंदर, और ये माई कॉल बैक जो है ये इस फंक्शन की जगह पर आ गया। अब माई कॉल बैक फंक्शन कहाँ पर है, ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है माई कॉल बैक, और ये माई कॉल बैक फंक्शन जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये अंदर इस फंक्शन की जगह पर आ जाएगा। कॉल बैक, माई कॉल बैक यहाँ बना, यहाँ से होता हुआ यहाँ आया, यहाँ से इसके पैरामीटर्स में गया, और पैरामीटर्स में जैसे गया तो यहाँ पर ये कॉल बैक है, तो ये फंक्शन इसको रिप्लेस कर देगा। और इसके अंदर इनिशियल टेक्स्ट जो हमने यहाँ से पास किया था, ये माई टेक्स्ट जाएगा यहाँ इनिशियल टेक्स्ट में, और इनिशियल टेक्स्ट से होता हुआ ये चला जाएगा इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर। और जैसे इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ कॉल करेगा तो ये इनिशियल टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ से कॉल। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना। तो ये सिंपल वाला यही फंक्शन है, इसका सिर्फ आप ये सिंटैक्स समझ लें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉल बैक का आ गया आपके पास। अब फंक्शन ओवरलोड्स, फंक्शन ओवरलोड्स क्या होते हैं आपके पास, ये हमारा हो गया क्लियर। रेस्ट पैरामीटर भी हमने देख लिया। अब है फंक्शन ओवरलोड्स। फंक्शन ओवरलोड्स क्या होता है, इट इज़ कस्टमरी टू ऑर्डर ओवरलोड्स फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू लीस्ट स्पेसिफिक। अब एक फंक्शन है, उसके अंदर हमें पता नहीं है कि कितने सारी वैल्यूज़ इनपुट आ सकती है, और अगर ये वाले इनपुट आए तो आउटपुट ये आना चाहिए, और अगर ये वाले इनपुट आए तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए हम ओवरलोड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने 3 ओवरलोड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने ओवरलोड कैसे बनाने, ओवरलोड देखें फंक्शन सारे हैं, सबका नाम एक जैसा है, और उसके फंक्शन के अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट किए, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने बता दी, ऑप्शन 1 क्या है कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट 1 में स्ट्रिंग पास करता है और आर्ग्यूमेंट 2 में भी स्ट्रिंग पास करता है, तो उसको वो फंक्शन रिटर्न क्या कर देगा, हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। और ऑप्शन 2 के अंदर हमने दूसरा ओवरलोड बनाया, उसके अंदर हमने कह दिया कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट 1 में नंबर पास कर देता है और आर्ग्यूमेंट 2 के अंदर भी वो नंबर पास करता है, तो हमारे पास आउटपुट भी नंबर का ही आना चाहिए।
और तीसरा ओवरलोड जब हमने बनाया तो हमने बोल दिया कि भाई आर्ग्यूमेंट 1 अगर कोई बूलियन पास करता है और 2 भी बूलियन होगा तो रिटर्न बूलियन ही करना है। अब यहाँ पर ये ओवरलोड हमने डिज़ाइन कर लिए। उसके बाद हमने इस फंक्शन को बनाना है। अब फंक्शन ये ओवरलोड अलग से डिज़ाइन होंगे, यहाँ पर अभी फंक्शन पूरा नहीं बना। अब फंक्शन बनेगा कहाँ पर? यहाँ पर। अब हमने वही फंक्शन ऐड बना दिया। इस पे हमने बता दिया कि आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर कोई भी वो वैल्यू पुट कर सकता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन थे, यहाँ तो स्ट्रिंग पुश डालेगा इसके अंदर, या नंबर या बूलियन डालेगा। और अगर मैंने एनी लिख दिया और आउटपुट में भी एनी आ गया तो यहाँ पर इसके पास पूरी पॉसिबिलिटीज आ गई कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। तो अगर टाइप बना के हम उसको स्पेसिफिक वैल्यूज दे रहे हैं तो ये यहाँ पर हमें एरर थ्रो कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये तीनों एक साथ में प्लस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हमने ऊपर ओवरलोड्स बना दिए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ देखें आप कि जैसे ही आप ओवरलोड बना रहे हैं उसके फ़ौरन बाद आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अगर उसके बीच में आप कोई भी और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं तो ये एरर दे देगा आपको। ये यही चाहता है कि भाई जैसे आपने ओवरलोड बनाए उसके फ़ौरन से बाद आपको फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है। अब यहाँ पर अगर कोई पहला जो आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग डालेगा और दूसरा पैरामीटर भी स्ट्रिंग डालेगा तो ये रिटर्न हमें स्ट्रिंग करेगा। जैसे यहाँ पर ये तीनों बनाए हुए इसने, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चौथी कोई वैल्यू डाल दूँ, मैं यहाँ पर कंसोल करा दूँ और मैं यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल कर लूँ और उसमें एक वैल्यू में नंबर डाल दूँ और दूसरी वैल्यू देखें ये ऊपर कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग दो। ये पहला ओवरलोड चला रहा है तो मैं यहाँ पर एनी वैल्यू करके दे देता हूँ। अब हम इसको कंसोल करा के देख लेते हैं। अब देखिए वहाँ पर बनाते वक्त इसने एरर नहीं थ्रो किया, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो इसने यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया। इस एरर को देख लें हम। अब ये कह रहा है द कॉल वुड हैव सक्सीडेड अगेंस्ट दिस बट इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर ऑफ ओवरलोड नॉट एक्सटर्नली विजिबल। अब यहाँ पर ये एरर थ्रो करा है कि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है हमारे पास। तो कह रहा है ऐसा कोई भी ओवरलोड ऊपर मौजूद नहीं है जिसमें आपने ऐसा ओवरलोड बनाया हुआ हो कि एक में नंबर हो और एक में स्ट्रिंग हो आपके पास। तो आप जितने भी ओवरलोड बनाएंगे उन्हीं को आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी, उसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू थ्रो करेंगे तो वो फंक्शन आपको एरर दे देगा।